आइए, स्वागत है सभी बच्चों का। और देखिए, आज जो है इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं और इनको लेकर बच्चों में काफ़ी परेशानी रहती है कि कौन सा फ्रेज कहाँ पर प्रयोग करें। तो आज अगर इन्हें देख लेंगे तो काफ़ी हद तक आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और प्रयोग करने की विधि भी समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत बारीक अंतर होता है कुछ फ्रेजेस में, जहाँ पर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसमें कौन सा यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले एक एक करके इनकी मीनिंग, बहुत मतलब जल्दी और बिना देर किए हुए। एक बार की अंग्रेजी होती है वंस, किसी समय की होती है वंस अपॉन ए टाइम। ठीक, इसके बाद पहली बार की होती है फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर इसके बाद बार बार की होती है अगेन एंड अगेन। इसके बाद एक साथ ही या एक ही साथ, एक साथ ही का मतलब कह सकते हैं हम एट वंस, और या फिर कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक, एक एक करके क्या होता है वन बाय वन। यो ही का क्या होता है विदाउट एनी रीजन या फिर नो रीजन, और या फिर विदाउट राइम और रीजन। फिर यहाँ पर तभी लिखा है, तभी का होता है जस्ट देन और ओनली देन। यहाँ बहुत ध्यान देने की बात है, ये भी तभी का अर्थ देता है और ये भी तभी का अर्थ देता है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर वंस अपॉन ए टाइम लिखा है, वंस लिखा हुआ है, अब तक लिखा है, अभी तक लिखा है। तो अब तक जैसे एक सोफार होता है, और जैसे स्टिल होता है, बाय नाउ होता है, और एट होता है। ये अभी तक या अब तक के अर्थ में चार तरीके से आप वर्ड यूज करते हैं, लेकिन चारों का यूज अलग है। इसके बाद अभी भी लिखा है, तो इसका होता है इवन नाउ, यहाँ तक कि इसका होता है इवन, शायद ही का होता है सेल्डम। पहले तो ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि आप इनकी मीनिंग समझ जाएं। इसके बाद हम इनका यूज देखते हैं, प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, वंस लिखा हुआ है एक बार, जैसे हम कह देते हैं कि वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन, वंस देयर वॉज ए बेगर, एक बार एक भिखारी था, एक बार एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है ना। और जैसे हम ये कह सकते हैं कि ही ट्राइड दिस ट्रिक ओनली वंस, ये भी अर्थ होता है, अर्थात इस ट्रिक की उसने केवल एक बार आजमाया। तो एक बार का ही अर्थ है। जैसे मैंने कहा कि वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, तो एक बार एक बूढ़ा आदमी था। वंस देयर वाज ए बेगर, एक बार एक भिखारी था। तो यहाँ पर जब हम एक बार कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि किसी समय, जिसका मतलब ये भी हो जाता है कि वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बेगर, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन। तो वंस और वंस अपॉन ए टाइम ये तो दोनों एक ही अर्थ में आ जाते हैं। किसी समय एक भिखारी था, एक बार एक भिखारी था, तो दोनों का सेम अर्थ रहता है, चाहे आप इसको प्रयोग करें चाहे इसको प्रयोग करें। लेकिन अगर हम इस अर्थ में इसको प्रयोग करेंगे तो गलत है। यहाँ पर हम कहेंगे ही ट्राइड दिस ट्रिक ओनली वंस, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी बताता है, ये नंबरिंग बताता है। उसने इस ट्रिक को केवल एक बार आजमाया। अब हम कहते हैं कि ही ट्राइड दिस ट्रिक ओनली ट्वाइस, ट्वाइस माने केवल उसने दो बार आजमाया। तो यहाँ पर वंस और जो ट्वाइस आएगा वो क्या बताएगा
वो आपकी फ्रिक्वेंसी बताएगा, बारंबारता बताएगा, नंबर बताएगा, संख्या बताएगा। यहाँ संख्या नहीं बताता है, यहाँ टाइम बताता है। मुझे लगता है आप ये बात मेरी समझ गए होंगे कि जब हम ये कहते हैं कि एक बार एक भिखारी था, तो उसका मतलब है कि किसी समय एक भिखारी था। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी नहीं बताता, यहाँ पर ओनली टाइम बताता है। हालांकि वो भी एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पर आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है प्योर, जो कि केवल समय को डिनोट करता है। वो फ्रिक्वेंसी अर्थात समय के रिपिटेंस को डिनोट करता है। तो यहाँ पर देखिए अंतर है। इस बात को आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि हम वंस का कैसे प्रयोग करें और वंस अपॉन टाइम का कैसे प्रयोग करें। वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन कहते हो या वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज एन ओल्ड मैन कहते हो, तो ये बिल्कुल दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी में यूज करना चाहते हो तो वंस आएगा, वंस अपॉन ए टाइम नहीं आएगा। इस बात को बेहद ध्यान रखना है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम यस्टरडे, पहली बार मैं उससे कल मिला। फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉच दिस मूवी, पहली बार मैंने ये मूवी देखी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब जब आप पहली बार कोई काम करते हो तो वहाँ पर क्या यूज किया जाता है, फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमा इसी में लगा देता हूँ, आई मेट हिम यस्टरडे। देखिए समझने वाली चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और जानते हो बड़ी चीज़ें हमको ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं, हमें परेशान करती हैं छोटी चीज़ें। क्यों परेशान करती हैं? क्योंकि हम उन छोटी चीज़ों को महत्वहीन समझ लेते हैं, बिल्कुल समझ लेते हैं कि इनका कोई रोल नहीं है। लेकिन उनका इतना बड़ा रोल है कि हम अपनी इंग्लिश में, अपनी लैंग्वेज में उनको कहीं सेट नहीं कर पाते हैं। वजह क्या है? नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से उसको हम महत्वहीन समझ बैठते हैं, यूजलेस समझ बैठते हैं। तो इनसे क्या होता है, या तो हम कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तब ये चीज़ें आ जाती हैं तो बन नहीं पाता। और या फिर हम बोल रहे हैं तो बोलने में नहीं बन पाता है कि हमको यहाँ पर कौन सा फ्रेज या कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका होगा फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर लिखा अगेन अगेन एंड अगेन, बार बार। जैसे ही इज़ डूइंग मिस्चीफ अगेन एंड अगेन, वो बार बार शरारत कर रहा है। ही इज़ डूइंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, वो बार बार गलती कर रहा है। ही कम्स टू मी अगेन एंड अगेन, वो बार बार मेरी तरफ आता है या मेरी ओर आता है। ही टीजेज मी अगेन एंड अगेन, वो बार बार मुझे तंग करता है। तो अगेन एंड अगेन का मतलब बार बार। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये भी देखिए बारंबारता को ही बताता है। तो फ्रिक्वेंसी का मतलब जो चीज़ फ्रिक्वेंटली होती है उसको वहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगेन एंड अगेन का यूज जो मैंने बोला है, शायद सुनकर आप समझ गए होंगे कि ही इज़ मेकिंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन, ही इज़ डूइंग मिसचीफ अगेन एंड अगेन, ही टीजेज मी अगेन एंड अगेन, ही कम्स टू मी अगेन एंड अगेन, वो बार बार मेरे घर आता है, बार बार मेरे पास आता है, वो बार बार गलती कर रहा है, वो बार बार शरारत कर रहा है, वो बार बार मुझे चिढ़ा रहा है। मतलब इस तरह से हम वहाँ पर अगेन एंड अगेन का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एक साथ ही या एक ही साथ, एट वंस या एट द सेम टाइम। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ, और अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे लिखा एट वंस, यहां पर लिख दीजिए जैसे पंडित नेहरू वाज एट वंस ए राइटर एंड ए स्पीकर। ये ए हटा दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही व्यक्ति की बात हो रही है इसलिए। पंडित नेहरू वॉज एट वंस ए राइटर एंड स्पीकर, मतलब ये हुआ कि एक ही समय पर, यानी एक ही बार में वो लेखक भी थे और वक्ता भी थे। हालांकि यहाँ पर आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, एक ही साथ और एक साथ ही से एज वेल एज याद आ रहा होगा, एज वेल एज। लेकिन याद रखो एज वेल एज एक कंजंक्शन है, फ्रेज नहीं है। यहाँ पर एट द सेम टाइम, जैसे हम ये कर दें कि पंडित नेहरू was a
राइटर एंड स्पीकर एट द सेम टाइम। तो ये भी वही चीज हो गया कि एक ही समय में वो क्या थे, एक लेखक और वक्ता थे। तो यहाँ पर ये आपका एट वंस फ्रेज है और एट द टाइम भी, सेम टाइम, ये भी आपका फ्रेज है। तो एक साथ ही कहिए या एक ही साथ कहिए। पंडित नेहरू एक ही साथ लेखक और स्पीकर थे, पंडित नेहरू एक साथ ही स्पीकर और राइटर थे। तो यहाँ पर एट वंस फ्रेज और एट द सेम टाइम, ये भी आपका फ्रेज है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि मतलब ये आपका कंजंक्शन नहीं, मैंने क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, फ्रेज आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आपको फ्रेज, हालांकि आप ये लिख सकते हो पंडित नेहरू वाज ए राइटर एज वेल एज स्पीकर, लेकिन एज वेल एज आपका कंजंक्शन है जो कम्युलेटिव कंजंक्शन है, जो कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। यहाँ पर ये पूरा आपका एक हिसाब से सिंपल लिखा हुआ और ये आपका फ्रेज है, ये आपका फ्रेज है। तो यहाँ पर समझता हूँ कि शायद आप एट वंस और एट द सेम टाइम जो आप सेंटेंस में देख रहे हो, ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर अब देखते हैं जो लिखा हुआ वन बाय वन। तो जैसे होता है गो आउट, गो आउट वन बाय वन, वन बाय वन, या फिर हम ये भी कहते हैं इसको वन बाय वन। वन बाय वन को हम ये भी कह सकते हैं वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम। मतलब ये कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं गो आउट वन एट ए टाइम। तो यहाँ पर क्या हुआ, गो आउट वन एट ए टाइम, अर्थात ये हो गया कि एक समय में एक ही बार जाओ। एक समय में एक ही बाहर जाओ का मतलब ये हो गया कि एक एक करके बाहर जाओ। तो वन बाय वन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वन एट ए टाइम का भी इस्तेमाल कर सकते हो पूरी तरह से। कम इन वन बाय वन, एक एक करके अंदर आओ, और कम इन वन एट ए टाइम, एक ही समय में एक अंदर आओ, अर्थात ये कि एक एक करके अंदर आओ। तो वन बाय वन तो होता है, ये सभी जानते हैं, वन बाय वन माने एक एक करके होता है। वन एट ए टाइम भी होता है। तो वन एट ए टाइम का भी प्रयोग वन बाय वन के सेंस में आसानी से कर सकते हो। ये भी एक आपका प्रयोग है, फ्रेज। इसके बाद नंबर यूं ही, विदाउट एनी रीजन, नो रीजन, विदाउट राइम और रीजन। जैसे ही टर्नेड मी आउट विदाउट एनी रीजन, मतलब यूं ही उसने मुझे बाहर निकाल दिया। यूं ही कहिए या यूं ही उसने मुझे बाहर निकाल दिया। तो ही टर्नेड मी आउट विदाउट एनी रीजन, ही टर्नेड मी आउट नो रीजन। मतलब ही टर्नेड मी आउट नो रीजन, अर्थात उसने बिना किसी कारण के, कोई कारण से मुझे बाहर, किसी कारण से भी मुझे बाहर मतलब नहीं निकाला। इसका मतलब है कि बिना कारण ही निकाल दिया, नो रीजन। या फिर विदाउट एनी, विदाउट राइम और रीजन। यहाँ पर विदाउट राइम, चूंकि ये ईडियम है आपका, ईडियम का मतलब ईडियम और फ्रेजेस जो होते हैं उसी प्रकार का ये। विदाउट राइम और रीजन, बिना किसी कारण के उसने। तो विदाउट एनी रीजन आपके लिए इजी है। तो ही टर्नेड मी आउट विदाउट एनी रीजन, यूं ही उसने मुझे बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर यही हो गया कि बिना किसी कारण के उसने मुझे बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर ये हो गया आपका विदाउट एनी रीजन या नो रीजन, या फिर विदाउट राइम और रीजन। फिर है तभी, जस्ट देन या ओनली देन। जस्ट देन मतलब जैसे हम कहते हैं जस्ट देन, जस्ट देन द ट्रेन अराइव्ड। यहां पर हम कहेंगे कि आई रीच द स्टेशन जस्ट देन द ट्रेन अराइव्ड। मैं स्टेशन पहुंचा तभी गाड़ी आ गई। जस्ट देन द ट्रेन अराइव्ड, तभी गाड़ी आ गई। तो ये चीज देखिए क्या है, मतलब ये कितना मतलब क्विक टाइम को यहाँ पर एक्सप्लेन करता है, और बहुत ही नज़दीकी समय को, मतलब जैसे हम एज सुन एज का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कंजंक्शन है, ये फ्रेज है। तो यहाँ पर फ्रेज आप पढ़ रहे हो जस्ट देन का प्रयोग।
जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे आई केम आउट ऑफ द हाउस जस्ट देन माई फ्रेंड केम, मैं घर से बाहर आया उसी समय मेरा मित्र आ गया, यानी तभी मेरा मित्र आ गया। तो वहाँ तभी का अर्थ है तभी, जस्ट देन तभी, और तभी का अर्थ ओनली देन होता है। जैसे हम ये कह दें कि बी ऑनेस्ट जस्ट देन, जस्ट देन यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ, ये हो गया। जैसे कहते हैं कि ईमानदार बनो जस्ट देन, यानी तभी, तभी तुम जो है जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो यहां पर जस्ट देन लिख गया है, लेकिन ये जस्ट देन नहीं, ओनली देन। यहां जस्ट देन यहां सही है और ये ओनली देन सही है। ईमानदार बनो केवल तभी तुम सफलता प्राप्त कर सकते हो, ये कंडीशनल फ्रेज है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, इफ यू आर ऑनेस्ट यू कैन गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अगर ये हम देखें तो ये सिंपल है, ओनली देन, बी ऑनेस्ट ओनली देन। तो यहाँ पर ये क्या है ना, कंपाउंड और कंट्रास्ट जो होता है, कंट्रास्ट और जो कंडीशन होता है उसको एक्सप्रेस करने वाला पूरा सिस्टम है। तो लेकिन ये फ्रेज है, ये फ्रेज आपका कंजंक्शन नहीं, ये फ्रेज है। अगर इफ का प्रयोग करते हो तो वो क्या होगा, वो आपका कंजंक्शन होगा। तो यहाँ जस्ट देन, आई रीच द स्टेशन जस्ट देन द ट्रेन अराइव्ड, तभी गाड़ी आ गई। ईमानदार बनो तभी तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो दोनों का प्रयोग अलग अलग है, ये जस्ट देन अलग, ये ओनली देन अलग, और यहाँ पर क्या है, दोनों की मीनिंग क्या होगी, तभी। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ओनली देन का प्रयोग कैसे करेंगे और जस्ट देन का प्रयोग कैसे करेंगे। फिर देखिए लिखा हुआ है अब तक, अभी तक, यानी सो फार, स्टिल, बाय नाउ और एट लिखा हुआ है। जैसे हम ये कहें कि सो फार, आई हैव नॉट received your letter so far। एक तो ये हो गया so far का यूज। फिर हम कह देंगे द ट्रेन इज स्टिल एट द स्टेशन, फिर ये स्टेशन हो गया। फिर हम लिख देंगे ये वाला स्टिल हो गया, यहाँ पे स्टिल हो गया और ये हो गया आपका सो फार। फिर यहाँ पर यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव रिटेन योर आर्टिकल बाय नाउ। और या फिर यहाँ पर एक और यूज है, जैसे हम लिखे द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड, और फिर लिखेंगे एट। ये एट, ये बाय नाउ और ये चारों आपको देखना है, मीनिंग वही है आपकी अब तक या अभी तक। आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर सो फार, अभी तक मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला है, या अब तक मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला है। ऐसी सिचुएशन में आपको सो फार का प्रयोग करना चाहिए। फिर कह रहा है द ट्रेन इज स्टिल एट द स्टेशन, गाड़ी अभी भी स्टेशन पर है, तो सो फार नहीं लिखना पड़ेगा, सो फार का यूज इसमें होगा ही नहीं, स्टिल का यूज होगा। यहाँ पर स्टिल का मतलब एक कंटिन्यूटी सेंस होता है, मतलब अभी भी है, पहले थी और अभी भी वहीं पर है, तो किसी सिचुएशन को की कंटिन्यूटी दिखा रहा है, इसलिए स्टिल उसी लिए यूज किया जाता है। द ट्रेन इज स्टिल एट द स्टेशन, गाड़ी अभी भी स्टेशन पर है। दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। यू मस्ट हैव रिटन योर लेटर या रिटन योर आर्टिकल बाय नाउ, तुमने अब तक अपना लेख लिख लिया होगा। यू मस्ट हैव रिटन या यू मस्ट हैव रिसीव्ड माई लेटर बाय नाउ, तो मैं अब तक मेरा पत्र मिल गया होगा। यू मस्ट हैव रेड द बुक बाय नाउ, तुमने अब तक वो पुस्तक पढ़ ली होगी। मतलब कुछ भी है, लेकिन अब तक एक समय की अवधि को बता रहा है कि मतलब अब तक ये काम हो गया होगा। तो वहां पर बाय नाउ ना तो वहां स्टिल यूज होगा न सो फार होगा। मतलब सो फार का मतलब अब तक तुम्हें मेरा पत्र
नहीं, तुम्हारा पत्र अभी मुझे नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। सो फार, तो फार का मतलब क्या बताता है? फॉर मतलब समय की, टाइम की एक लेंथ को बताता है। यहाँ पर एक निश्चित ड्यूरेशन को बताता है, यहाँ पर कंटिन्यूटी को बताता है। और द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट, गाड़ी अभी भी स्टेशन तक नहीं आई है। ये कॉन्ट्रास्ट को बताता है, मतलब अभी तक आ जानी चाहिए थी लेकिन नहीं आई, गाड़ी अभी तक पहुंच जानी चाहिए थी लेकिन अभी तक नहीं आई। तो यहाँ पर ना स्टिल का यूज होगा, ना बाय नाउ या सो फार या स्टिल, नहीं। सेंस चारों का अलग है, आपको गौर से समझना है, बिल्कुल डिफरेंस है और निश्चित तौर पर डिफरेंस है। आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर सो फार, मुझे अभी तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला, मतलब अब तक नहीं मिला। सो फार अब तक नहीं मिला। और द ट्रेन इज स्टिल एट द स्टेशन, गाड़ी अभी भी स्टेशन पर है। और यू मस्ट हैव रिटन योर आर्टिकल बाय नाउ, तुमने अब तक अपना लेख लिख लिया होगा। ड्यूरेशन, और द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड एट, गाड़ी अभी तक स्टेशन में ना पहुंची है, मतलब पहुंच जाना चाहिए थे लेकिन नहीं पहुंची है, अभी भी नहीं पहुंची है। ये कंट्रास्ट को बताता है। तो देखिए, अब तक ये अभी तक, अब तक ये अभी तक, अब तक ये अभी तक, सो फार अब तक ये अभी तक। इंटरेस्टिंग यूज है, बिल्कुल काम की चीज है और बहुत जबरदस्त है। तो ये यहां पर एक साथ पूरा इसका यूज, अब तक और अभी तक का यूज। फिर देखिए, अभी भी लिखा है, इवन नाउ, यहां पर लिखा हुआ है अभी भी, इवन नाउ। जैसे हम ये लिख दें, द पीपुल, देखिए ये इवन नाउ है और ये इवन है, अंतर है इसमें, इवन नाउ और इवन, दोनों का अंतर देखिए। द पीपुल बिलीव इन ओल्ड ट्रेडिशंस इवन नाउ, लोग अभी भी पुरानी परंपराओं में विश्वास करते हैं, अभी भी। इसका मतलब है अब नहीं करना चाहिए। ओल्ड ट्रेडिशन हो या फिर ओल्ड कस्टम्स हो, पुराने रीति रिवाजों या प्रथाओं पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर द पीपल बिलीव इन ओल्ड ट्रेडिशंस इवन नाउ। जैसे हम ये कह सकते हैं, टीचर्स आर रिस्पेक्टेड इवन नाउ, अर्थात शिक्षकों का अभी भी सम्मान होता है। द टीचर्स आर रिस्पेक्टेड इवन नाउ। बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, इवन नाउ, इवन नाउ, अभी भी, वही लिखा है अभी भी, अब तक, एक ये भी है, अब तक अध्यापकों का सम्मान किया जाता है। अभी तक लोग जो है पुराने परंपराओं या रीति रिवाजों में विश्वास करते हैं। तो इवन नाउ, वो भी अब तक है, ये भी अब तक है। और कितने अब तक में यूज करोगे आप, अगर ध्यान नहीं दोगे तो। कितनी जटिल चीज है और इंपॉर्टेंट चीज है, अब तक या अभी तक। फिर यहां पर देखिए लिखा है इवन, लिखा है इवन। तो इवन का यूज देखिए कैसे होगा। इवन का यूज करेंगे हम, जैसे लिखेंगे इवन द रिच क्रेव फॉर मोर मनी, यहां तक कि अमीर लोग भी अभी और धन की इच्छा रखते हैं। इवन द रिच या इवन द रिचेस्ट पर्सन्स, सबसे धनी लोग जो हैं, क्रेव फॉर मोर मनी, और भी धन की इच्छा। तो अमीर लोग भी, यानी यहां तक कि, तो यहां तक कि अमीर लोग और धन की इच्छा करते हैं। गरीब करे तो गरीब करे, जिनके पास नहीं है पैसा वो अगर करे, धन की इच्छा करे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहां तक कि अमीर लोग भी, तो इवन यहां पर लिखा इवन। अब यहां पर जैसे ये हम कहें, जैसे देखना, इवन द ऑनेस्ट पर्सन
sometimes tells a lie। क्या होगा? यहां तक कि ईमानदार व्यक्ति भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं। ईमानदार व्यक्ति, यहां तक कि ईमानदार व्यक्ति भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं। तो इवन का प्रयोग यहां तक कि, या फिर हम कहते हैं ईमानदार लोग भी, क्योंकि यहां तक कि का एक अर्थ होता है भी, ये भी अर्थ होता है। तो ईमानदार लोग भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं। तो यहाँ पर इवन द रिच पर्सन्स, इवन द रिचेस्ट पर्सन्स ऐसे करके यूज करते हैं। और यहाँ पर जैसे इवन द ऑनेस्ट पर्सन्स कर दिया जाए, मतलब कहीं भी आप यूज करिए, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि उसका भाव जानना जरूरी है कि इवन किस सेंस में यूज होता है। इसके बाद देखिए लिखा है शायद ही। शायद ही का मतलब जैसे होता है सी सेल्डम टेल्स ए लाई। वह शायद ही कभी झूठ बोलती है। सी सेल्डम मतलब सेल्डम माने शायद ही, यानी शायद ही बोल देती है, वरना नहीं बोलती है। कभी कभार जिसका अर्थ होता है शायद ही का मतलब कभी कभार वो झूठ बोलती है, अर्थात ये है कि शायद ही कभी झूठ बोलती है, वरना झूठ वो नहीं बोलती। तो यहाँ पर ये सेल्डम का अर्थ हो जाता है शायद ही। तो देखिए ये जहाँ ना समझ में आए वीडियो को फिर रिवर्स करके देखिए। जहाँ समझ में कोई चीज़ ना आई हो, डाउट हो, कमेंट करके बताइए। वीडियो में इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, ये आना, भले ही आप इसको हल्के मन से देखें अथवा ना देखें, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें यहाँ पर। और ये बहुत गजब की चीज़ है, एक साथ ये सारी चीज़ों का कन्फ्यूज़न जो हमें रहता है वो क्लियर करने के लिए एक अच्छा मौका है। और अगर इसको आप अच्छे से सुन लेते हैं और देख लेते हैं तो काफ़ी हद तक का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट करके बताइए। दूसरा वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।